देखिए अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है 12th के नीट के और जेई के बच्चों के लिए 12th क्लास की, जिसमें पहला चैप्टर लिया है सॉल्यूशन। और उसमें ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कल हमने लेक्चर 1 में लिया था, इसके क्वेश्चन कराए थे इंपॉर्टेंट। आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को कंबाइन करके आपको उसके ऊपर क्वेश्चन बताएंगे। लिख लीजिए। देखिए जैसे कल हमने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फार्मूले बताए थे, याद होगा। सिमेट्री से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फार्मूले भी आ जाएंगे, बस यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिख दो आप। केएफ क्या कहलाता था, याद होगा आपको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और एबी कहलाता है मोलल, क्योंकि यहाँ एलिवेशन हो रहा है, एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वाटर के लिए इतनी होती है और इसकी वैल्यू वाटर के लिए इतनी होती है। वैसे दिया रहेगा पेपर में, फिर भी याद रखिए। ये मैक्सिमम होता है फॉर कैम्फर, और ये भी मैक्सिमम होता है फॉर कैम्फर। दोनों कैम्फर के लिए, कपूर के लिए मैक्सिमम। देखो पानी के केस में पानी कितने पे बताइए फ्रीज होता है, 0 पे। और यहाँ डिप्रेशन और हो रहा है, पार्टिकल डालने पे कम हो रहा है, तो माइनस लगा देते हैं। इससे वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट निकल आए। अब आ जाओ, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले तो बताओ वाटर के केस में, बताओ वाटर कितने पे बॉइल करता है, 100। एलिवेशन और हो रहा, चीज बढ़ रही है पार्टिकल डालने, इसको ऐड करो। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें 100 में प्लस कर देते हैं, इसमें 0 में से माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट निकल आएगा। तो बस इन्हीं से क्वेश्चन निकलेंगे, है ना। कल मैंने आपको बताया था आई वांट ऑफ फैक्टर होता है, अगर डिसोसिएशन हो रहा हो तो फार्मूला ये लगाइए, एसोसिएशन हो रहा हो, पार्टिकल ऐड हो रहे हो, डाइमर ट्राइमर, तो ये लगाइए। सारे स्मॉल लेटर सॉल्यूट के, ये सॉल्यूट का वेट है, ये सॉल्वेंट का वेट है, दोनों ग्राम में रखें, बस ये ध्यान करना है। तो इसको लिख लीजिएगा, फिर आप इसके क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने। चलो देखो, ये हमसे कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आ 0.01 मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी गिवन ऑफ आ, ये हमको दे रखा है इस तरीके से। ये कंपाउंड है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो दे रखा है माइनस का 0.0558, ये गिवन।
कह रहा बताओ नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज। आपको बताना ये कितने क्लोराइड आयन स्फीयर के अंदर है। ये स्फीयर कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसके अंदर बताने कितने क्लोराइड आयन। टोटल Cl 3 है, इसमें से अंदर कितने ये बताना। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। पहला स्टेप ये है कि आप जानते हो इसमें और डेल्टा में क्या रिलेशन होता है। इसको रख दो यहाँ। बताओ डेल्टा एफ आगे। अब आप जानते हो कि डेल्टा एफ होता क्या है, एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। मोलैलिटी हमें गिवन है 0.01। एफ वाटर के केस में आप जानते ही हो, जब सॉल्वेंट मालूम नहीं हो तो वाटर ले लो, और ये हमें गिवन। बताओ इससे बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकल आया। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और लास्ट स्टेप। अब ये बताओ I3 आ गया। आई क्या होता है? आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, वो आई होता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो आप बताइए ये कंपाउंड है, इसको कैसे लिखूं कि टूटने पर 3 आयन मिले। बताइए, ध्यान रखें, इसको लिखने की स्टाइल देख लो बस। भाई ये तो लाइगेंड का अंदर ही रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बताओ ये ब्रेक होने पर 3 आयन देगा, नहीं देगा? क्योंकि ये ब्रैकेट कभी नहीं टूटता है। आप जानते हो ये नॉन आयनाइजेबल होता है। ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहे, और जो बाहर चीज होती है वो आयनाइजेबल है, टूट जाती है। 2 माइनस 2 प्लस। तो बताओ ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ये बताओ इसके अंदर कितने Cl है? 1। बाकी तो 2 बाहर है, तो आपका आंसर हो गया 1। इस स्फीयर के अंदर एक Cl है। यही पूछ रहा था कितने क्लोराइड इसके अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो पहले मुझे ये दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, इससे मैं निकाल लूंगा क्या, डेल्टा एफ। फिर डेल्टा एफ का फार्मूला लगाऊंगा। मोलैलिटी गिवन है, एफ मालूम है, डेल्टा एफ मालूम है। इससे बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकाल लूंगा, और आई होता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिल रहे हैं वो आई होता है। कितने मिल रहे हैं? 3। तो आप इसको ऐसे लिखना है कि टूटकर 3 मिलने चाहिए। तो देखो, एक ये रहा, 2 ये रहे, 3 हो गए, हो गए। मान लो अगर ये 2 आ जाता, मान लो, तो आप इसको कैसे लिखते बताइए? जिससे तोड़ने पे 2 आ जाए, तो 2 अंदर ले लो, 1 बाहर। तो बताओ ये टूट कर एक, ये तो टूटता नहीं, 1 और 1, 2 मिल जाते, नहीं मिल जाते? तो ये होता है स्टाइलिसिस प्रॉब्लम। लिखिए, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते। तो ये 2 चैप्टरों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। एक तो सॉल्यूशन चैप्टर, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्रेकिंग जो दिखा रहे थे। देखिए अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन ये है कि एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम of a compound in 50 ml of benzene और डेंसिटी बेंजीन की गिवन है।
लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5.03 और KF बेंजीन का गिवन है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ये आपको निकालना है इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर। अब एक लाइन का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन करने का आसान तरीका होता है, आप पहले ये चेक करो इसमें कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट लिखा तो बस उसका फार्मूला लगा दो। ये देखो क्या फार्मूला होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये फार्मूला लगा दो, बस खत्म क्वेश्चन। वैल्यू रखनी आनी चाहिए आप। अगर कंपाउंड आपको नहीं दिया हो तो आप उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे, मतलब आई क्या लेंगे 1। बॉन्ड फॉर फैक्टर 1 होता है किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब नाम ही नहीं मालूम कंपाउंड कौन सा है तो कैसे डिसोसिएट कर लो, इसकी जगह 1 रखो। अब देखो मुझे सॉल्यूट का वेट दिया है, इस कंपाउंड का वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है यस, लेकिन सॉल्वेंट का वेट भी दिया है बेंजीन का, तो उसमें उसके लिए मुझे वॉल्यूम और डेंसिटी दी। तो आप निकाल लो मास, इसका क्या होता है मास, ये रख दो उठा, ये मास आ जाएगा सॉल्वेंट का बेंजीन इन ग्राम। इसको मास को उठा के यहाँ रख, मॉलिक्यूलर वेट मुझे कैलकुलेट करना है, ये देखो KF मुझे गिवन है, यहाँ रख दूंगा। और बताओ कितना डिप्रेशन हो गया, कोई चीज यहां से यहां हो गई, इसमें जैसे ही इसको डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट यहां से यहां आ गया, तो बताओ चेंज कितना हो गया, डेल टी। आप इसका चेंज निकालो, इसको मैंने कल बताया था सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में ऐसे ही रखना, चेंज नहीं करना। अब देखिए डेल टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मालूम है, KF मालूम है, स्मॉल w सॉल्यूट का वेट मालूम है। कलाकारी थी सिर्फ ये वेट निकालना, सॉल्वेंट का वेट, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ इसका वेट आ गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट m निकला है। तो वैल्यू रखना सीख गए तो हो गया काम बस। तो चाहो तो इधर लिख लो, सॉल्यूट का वेट ये रख दूंगा, सॉल्वेंट का वेट ये रख दिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। स्मॉल m कैलकुलेट करना है, निकालना है, KF गिवन है और डेल TF मैंने निकाल ही लिया है चेंज। ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दो, m निकला है, हो गया क्लियर, लिख लीजिए। तो अच्छे सवाल करने चाहिए, ज्यादा सवाल करने से कुछ नहीं होता है ना, अच्छे सवाल करोगे तो फायदा। देखिए आप अगला क्वेश्चन सुनिए, ये कह रहा है कि मेरे पास 3 सॉल्वेंट हैं XYZ, BP दिया हुआ है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 280, और KB जो है वो मुझे दे रखा है कितना 0.9, 0.63, 0.5। आपको ये बताना ये 3 सॉल्वेंट है, बताइए इसमें ये जो तुम्हारे सामने लिखा है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये करेक्ट है या गलत है, ये बताओ। देखिए तो क्या करेंगे, समझो ये मुझे दिया है BP और ये दिया है KB, तो इन दोनों में रिलेशन निकाल लीजिएगा बस। देखो
देखो बेटा बीपी होता है 100 प्लस डेल्टी। अब ये बीपी और डेल्टी में रिलेशन है और मुझे चाहिए बीपी में और केवी में रिलेशन। तो इधर आ जाओ, बताओ डेल्टी क्या होता है? केवी इंटू मोलरिटी इंटू आई। तो बताइए डेल्टी केवी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां से बीपी और डेल्टी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताओ डेल्टी केवी के डायरेक्टली है, तो बस यहां पर लिख लो ये इसके डायरेक्टली। तो बीपी और केवी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए। मतलब अगर जिसका केवी ज्यादा होगा उसका बीपी ज्यादा होगा। तो देखिए इन तीनों में बीपी सबसे ज्यादा इसका है, बीपी इसका सबसे ज्यादा है, तो केवी भी इसका क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा, है ना। तो इस सबसे ज्यादा तीनों में से कौन है? ये वाला है। तो इसमें तो ये मिला है। और जिसका सबसे कम होगा केवी, उसका बीपी सबसे कम होगा। तो देखो इन तीनों में सबसे कम ये है और इसका बीपी सबसे कम है, तो ये इससे भी आ रहा है समझ। बस ये दोनों डायरेक्टली है, जिसका केवी ज्यादा उसका बीपी ज्यादा। तो ये सबसे इन तीनों में सबसे कम ये है, सॉरी ये इसके संग आए। इन तीनों में सबसे कम बीपी इसका है और इन तीनों में केवी इसका कम है, तो इसके संग आए। और तीसरा देखिए इन तीनों के अंदर ये क्या है? मीडियम है, ये भी मीडियम ही है, इसके संग आए। बस खत्म क्वेश्चन। और सीधा फंडा है। देखो सबसे पहले बीपी और केवी में रिलेशन निकालना है। तो बीपी का फार्मूला लिख लो, डेल टीवी का लिख लो। तो केवी डेल टीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इधर से बीपी डेल टीवी के डायरेक्टली। तो डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवी है, तो यहाँ यूं लिखो। तो बताओ बीपी और केवी भी डायरेक्टली हो गए नहीं हो गए? बस ये देखना है, जिसका केवी ज्यादा उसका बीपी ज्यादा। बस। तो इन तीनों में ये हाईएस्ट है, इन तीनों में ये हाईएस्ट है, तो इसके संग इसको मैच करो। ये लोएस्ट है इन तीनों में, ये इसमें लोएस्ट है, इसके संग मैच। खत्म क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैच ऑफ द फॉलोइंग। लिख लिया? चलिए अब आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मैं बताता हूं आपको, जिसमें फ्रीजिंग बॉइलिंग दोनों मिक्स कर देगा। क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। ये मुझको दे रखा है डेल टी और कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, ये भी 2 केल्विन। तो कह रहा है बताओ रिलेशन बिटवीन केवी एंड केएफ क्या होगा, ये बताओ, ये निकाल। तो कुछ नहीं करना है आपको, बात कर रहा है पहले डेल टीवी की, फिर डेल टीएफ की, दोनों का फार्मूला लिख लो, डिवाइड कर लो बस। देखो बताओ डेल टीवी का फार्मूला क्या होता है मोलरिटी के टर्म्स में। फिर आ जाओ, अब बात कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इस बार भी ग्लूकोज है, बाद में भी ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का तो आई क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है 1, तो इसे हटा दो, चाहो तो काट, यहाँ लिख लो। 1 किसके लिए होता है? ग्लूकोज।
यूरिया, शुगर, जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो टूटे गई। अब दोनों की देखो, इसकी मोलरिटी 1 है, 1 रख, इसकी मोलरिटी 2 है, 2 रख, इसका डेल्टी भी 2 केल्विन और इसका डेल्टी एफ भी 2 है, तो ये भी कट गए सेम। तो बताइए रिलेशन क्या आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों दे देगा, डिवाइड कर दो दोनों का फार्मूला, आंसर आ जाएगा। तो ये जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार बिना देखे करना। अब हम लेक्चर 3 जो स्टार्ट करेंगे उसके अंदर इन्हीं टॉपिक को दोनों के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे। तो आप इसको तब तक तैयार कर लीजिएगा, एक आध दिन में आपको इस पर एडवांस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसको अगर आप करते जाते हैं तो आपकी 12th की, नीट की और जेईई की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। तो इसे ढंग से पढ़िए, बार बार रिपीट करिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। चलिए।